नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार है। आज करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास चलती है और मैंने हर क्लास में सूचना देता रहता हूँ कि हर रविवार को आपका करंट अफेयर्स क्लास होता है। और ये जो करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं ये आपके डेली बेसिस वाले नहीं होते। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके आयोग द्वारा पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं होती है। मतलब कि ऐसे ही प्रश्न आयोग अपने पिछले कई वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं तरह के प्रश्नों को वो पूछ रहा है। मैं उन प्रश्नों को छाट करके लाता हूं। आप लोग अगर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है आप जितना ग्रहण करेंगे उसे कोई ये नहीं कह सकता कि गलत है, खराब है। लेकिन क्या होता है, अंतिम में एक स्मार्ट जैसा वर्ड होता है कि हमें क्या कितना, क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग समझिए, तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स में रोज 2-2 घंटा देंगे तो आप गलत होगा। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा देना है तो रोज 1 घंटा, उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने अन्य विषय को नुकसान कर रहे होते हो। ये मैंने कई बार बताया हुआ। तो वही सब समय आपका बचाने के लिए मैं यहाँ पर हर संडे को स्पेशल क्लास लेकर के आता हूँ करंट अफेयर्स की। और ये जो करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास होती है ये आपके किसी भी एग्जाम में, देखिए एमपीपीसीएस आपके बहुत नजदीक है, 23 जून को पेपर होने वाला, 12 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। उससे पहले जो, उसके बाद जो है आपका बीपीएससी, जी भैया बीपीएससी भी देखो यहाँ पर डेट दे चुका है कि सितंबर में कराएंगे इसी साल के। अभी यूपी पीसीएस को लेके ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी ये मान के चलो 2 मई से पहले मैं यूपी पीसीएस के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि 2 मई को जब आयोग की बैठक होगी तभी कुछ मैं बता सकता हूं कि कब जो है ये अपना पेपर कराने की सोच रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जो जरूरी है आप समझिए। ये बहुत ही, आप इस क्लास को देखिए। अब देखो इस क्लास से एक सबसे बड़ी फायदा क्या है मैं एक बार बता दूं। देखो यहाँ पर मैं वन लाइनर नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि उस करंट अफेयर्स के संबंध में क्या है। आपको लोग देखे होंगे इस बार जो खास करके आरओ एग्जाम देंगे यूपी से संबंधित छात्र, उन्होंने देखा होगा करंट अफेयर्स प्रश्न में भी जो है कैसे प्रश्न आए थे कि पूछा गया कथन टाइप के। तो कथन टाइप के करंट अफेयर्स प्रश्न पढ़ने का सही जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप उसके बारे में सही से चीजों को जानोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो उससे संबंधित तथ्य हैं जहां से प्रश्न बन सकते, तथ्य तो बहुत होते हैं लेकिन उन तथ्यों को जो जरूरी है वो भी आप साथ ही साथ उसके साथ समझते चले, जानते चले। तो वही आप इस क्लास में देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कितनी बार कहता हूं, भैया आप अगर इसमें आए हो तो केवल इसमें प्री ही नहीं होता है, इसमें प्री के बाद जो है आपको मेंस जैसी चीज भी देखने को मिलती है। और जहां पर आपको लिखना होता है, लिखने के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए। जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट जो सुबह 10 बजे होती है उसमें भी मैं आपको अब इसी समय इस चीज पर ही फोकस करके चल रहा हूं। ठीक है, मेरी हर क्लास इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि भैया देखो प्री मान लो तुम निकाल लेगे, आज समय सबसे हार्ड प्री है, लेकिन मेंस भी तो एक चीज है, वो भी आसान नहीं है। वहां तो और टफ कंपटीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तो एकदम मतलब एक होता नहीं है कि पहले तो दूध है, अब दूध के बाद केवल मलाई मलाई जाते हैं, कहां पर? मेंस में। अब मलाई जाने के बाद फिर उसमें जो क्रीम निकलती है वो जाते हैं इंटरव्यू में। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आप समझिए। तो चलिए अब समय ना गवाते अच्छी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से अगर क्लास मेरी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। ये भी बता देना, आप क्लास देखिए खुद ये चीज डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, जो आप लोग हजारों रुपया, कई लोग करंट अफेयर्स की क्लासेज लेते हैं, मैगजीन लेते हैं, सब चीज यहाँ फ्री मिलेगी, देखा करो। ठीक है, चलो ये रहा पहला प्रश्न। बाकी चाहे जो एग्जाम्स में देना हो भैया ये सारे आपके सामने है, ईटीसी भी लिखा है, यूपीपीसीएस आरओ भी देना तो भी आप जान लो। ठीक है, चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का। आज देखो इससे पहले 4 क्लासेज हो गई हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इससे पहले 4 क्लासेज हो गई, उसकी प्लेलिस्ट बनी, आप जाकर के देख सकते हो। कह रहा है कि सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व के संबंध में सत्य कथन है। चलिए यहाँ पर कथन पढ़िए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप देखिए अभी ऐसा ही कुछ प्रश्न जो है आयोग विभिन्न एग्जाम्स में पूछने लगा है, पढ़िए बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य सिटी गैस वितरण, आपको पता है ना क्षेत्रक में सीबीजी, सीबीजी का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? देखो कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, उसका क्या है 2024-25 तक स्वैच्छिक होगा, परंतु 2025-26 से अनिवार्य सम्मिश्रण की शुरुआत होगी। बताइए अब देखो
आज के समय में सरकार जिस हिसाब से पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, आपके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सारी चीजों में देखोगे तो सरकार इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। अब ऐसे ही प्रश्न आयोग पूछ रहा है, क्योंकि आप लोग जब एक अधिकारी बनेंगे तो इन्हीं सब चीजों को पालन कराने आपका काम होता है। तो आयोग भी देखिए वही सब चीजों को पूछता है ना, जो आपके लिए आप एक अधिकारी के बेसिस से जरूरी हो। आप कभी पेपर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, दोनों। यानी कि यहां पर भैया जितने लोगों ने क्या यहां पर दोनों ए जवाब दिया था वो सही कर ले। यानी कि इसके संबंध में जो ये उसका उद्देश्य ये बताया था ये भी सही है, और ये जो कहा था 25 तक स्वैच्छिक है उसके बाद से अनिवार्य हो जाएगा, तो ये बात सही है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते क्या कैसे। देखो केंद्र सरकार ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र, यानी केंद्र सरकार के द्वारा परियोजना है कि सीएनजी परिवहन और पीएनजी घरेलू सेगमेंट में संपीड़ित बायोगैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस के अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा की। यानी कि केंद्र सरकार ने चीज स्पष्ट कर दी कि देखिए भैया आपको अगर सीएनजी परिवहन जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, या फिर पीएनजी आप जानते हो ना, पीएनजी जो गैस होती है उसका अगर आप लोग जो है क्या घरेलू उपयोग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको अनिवार्य रूप से इसका सम्मिश्रण करना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चरणवार तरीके से जो है सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व की शुरुआत की है। तो यानी कि किसके अंतर्गत हो रहा है, किस मंत्रालय के, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। तो इसका उद्देश्य क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसका क्या है, उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। देखो 25, 26, 26, 27 और 27, 28 के लिए खपत को क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा गया, ठीक है, और वहीं 2028-29 से इसे 5% कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो सम्मिश्रण की बात हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ा करके इतना जो है किए जाने का लक्ष्य। और यहां पर आखिरी पॉइंट कि 2028-29 तक 785 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना और 37,500 करोड़ रुपए के निवेश से करने का लक्ष्य है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि कई बार आप में से लक्ष्य से बजट संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, किसी पर्टिकुलर क्या नाम है योजना के विषय में। तो यहां पर वही देखो बात पूछ लिया, ठीक है, कितने की 37,500 करोड़ और कितनी परियोजनाएं 785, कब 2028-29 तक, ठीक है, सारी चीजें समझ गए। अब तुम्हें यहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा गलत करोगे, नहीं करोगे ना, ऐसे अब शुरुआत हो चुकी है, पूरा क्लास इसी पर होने वाला, ठीक है, हर संडे को ऐसे ही क्लास मिलती है करंट अफेयर्स की। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति, देखो एक नई पादप प्रजाति, उसका नाम क्या, इन पेशेंस करुप्पा स्वामी, क्या इन पेशेंस करुप्पू स्वामी की खोज क्या कलक्कड़ मुइंडतोरे टाइगर रिजर्व में की, जो स्थित है। अब बताइए ये टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, बहुत लोग नाम सुन के ही, चलिए देखते कितने लोग कर पाते हैं। अब मैंने क्यों इतना बड़ा प्रश्न आपके सामने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज में क्यों है। तो भैया वहां पर एक नई पादप प्रजाति खोजी गई जिसका नाम ये है। अब प्रश्न बन सकता है कि ये कहां है। अब ये स्टैटिक भी समझ लो चाहे तुम करंट अफेयर समझ लो, इसीलिए मैं कहता हूं ना कभी कभी करंट अफेयर स्टैटिक में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीजें न्यूज में होती हैं उसको स्टैटिक बेसिस से पूछ भी लेता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, तमिलनाडु, क्या है भैया, देखो तमिलनाडु। तो यहां पर जितने लोगों ने क्या कर बी जवाब दिया था वो सही कर ले। आइए देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति खोजा, प्रश्न में समझ के। इस प्रजाति का नाम जो मधुर कॉलेज है तमिलनाडु का, उसके भैया जीव वैज्ञानिकों ने डॉक्टर एस करुप्पू स्वामी, क्या डॉक्टर एस करुप्पू स्वामी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। देखो दरअसल जो पादप खोजा गया है ये उष्णकटिबंधीय टाइप का है, जो आपके अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और चीन में व्यापक रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और जलवायु परिवर्तन के कारण यह प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीजों को यहां पर आयोग के पूछने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमेल्डिस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ऐसे एक प्रश्न आया था डिट्टो कि जो है ये संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए किस वर्ष को जो है चुना है। आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ, एक दो आयोग ने पूछा था, ये भी नहीं कि एक आयोग ने। ऐसे ही प्रश्न भैया पूछते हैं, बता रहा हूं ना, यहाँ जो पढ़ोगे जरूरी चीज पढ़ोगे, फालतू का ना मुझे पढ़ाने का शौक है, क्योंकि यार पढ़ाने में बहुत एक तो चीज है कि ये बहुत समय लगता है, एक तो एनर्जी जाती है, दूसरी चीज छाटना पड़ता है, आसान नहीं है पढ़ाना भैया, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है कि कुछ भी लाके पढ़ा दो।
तो चलो भैया देखते हैं जितने लोगों ने क्या 2024, क्या भैया 2024 यहां पर आपका ए जवाब दिया है वो सही कर ले। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। क्या भैया कि कैमलिड्स वर्ष के रूप में जो है 2024 को मनाने का फैसला किया है। इसमें क्या अल्पाका बैक्टीरियन ऊंट जो 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है, ड्रोमेड्रीज, ठीक है, गुआनाकोस, लामा, विकुनास आदि शामिल होते हैं। विभिन्न तरह के जो है जीव होते हैं जो आपको पता है उसमें होते हैं। देखो ये सब जो है प्रमुख रूप से घास कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन घास पर पूर्णतः निर्भर नहीं होते, मतलब प्रमुख रूप से खाते, लेकिन ऐसा नहीं कि घास नहीं होगी तो मर जाएंगे, ठीक है, ये भी है। ये अत्यधिक चरम जलवायु परिस्थितियों में भी लोगों को जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऊन और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं। मतलब ये खुद भी एक पौष्टिक भोजन के रूप में उनके लिए होते हैं, साथ ही साथ इनसे ऊन की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कैमेलिड्स क्या है समझ गए, ये जो है 2024 इनके लिए मनाया जा रहा है। और देखो ये जो है बहुत अत्यधिक गर्म जलवायु, यानी कि जब जलवायु बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसमें भी ये रह सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं समूहों को वर्ष 2023-24 से 25-26 के दौरान कितने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करने की मंजूरी दी। आपको पता है ड्रोन दीदी कार्यक्रम सुने थे, ड्रोन दीदी कितना न्यूज में है, तो बताओ इसके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, पता होना चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आगे में पूछ लिया जाएगा, ये जान के चलो। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 1 लाख, 15 लाख, 15,000, 25,000, बताइए कितना है भैया। तो आइए जानते हैं। देखो यहां पर इसका सही जवाब है महिला स्वयं समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य देखो क्या है, 2023-24 से 2025-26 यानी कि इस 2 साल के दौरान इनने कौन 15,000 चयनित महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने की बात की। तो कितने भैया 15,000, तो जितने लोगों ने क्या 15,000 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। उसके बाद देखो इसे जो है कृषि में उपयोग लाने के लिए किसानों को किराए पे दे सकेंगे। मतलब उसमें सरकार की योजना है कि हम 15,000 जो महिलाएं होंगी उन्हें ड्रोन देंगे, वो इन ड्रोन को किराए पर जो है किसानों को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सुनो क्या होगा, ये जो सहायता समूह होंगे इन्हें कम से कम रुपए 10,000 प्रति वर्ष, ठीक है, 1 लाख, सॉरी 1 लाख प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता होगी। मतलब सरकार का यह मानना है कि हम उन्हें ड्रोन देंगे तो वो ड्रोन अगर किराए पर चलाएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए सालाना कम से कम अतिरिक्त आय होगी। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बड़ी उर्वरक कंपनियों द्वारा, ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु की एक सुयोग्य सदस्य को क्या 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। यानी कि यह है कि जिनको हम ड्रोन देंगे, जिस सहायता समूह को हम ड्रोन देंगे उसमें से एक जो 18 साल से प्लस है और सुयोग्य है उसे चुनेंगे, उसे 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे आपको ड्रोन चलाना है, क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो ये भैया समझ गए ड्रोन दीदी के बारे में पूरी चीजें, कौन क्या कैसे कितना। अब आएगा, कहीं से गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यही पूछेगा, इससे अलावा फालतू चीजें नहीं पूछता यार, वो सब चीजें नहीं पूछता जो आप न्यूज में और जो है उसमें देखते हो, वो आपके पढ़ाई चीजें पूछते। चलिए भैया 100वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। चलो आंगनबाड़ी बताइए। आप लोग अक्सर देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप जब भी देखते हो चुनाव आता होगा तो आंगनबाड़ियों को आप बहुत ज्यादा चर्चा सुनते होंगे, या आप अक्सर सुनते होंगे आंगनबाड़ी चर्चा में रहती है कि ये धरना दे रही है, क्योंकि आज के समय में आंगनबाड़ियों पर सरकार द्वारा बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही। इसी जिम्मेदारियों की वजह से वो कहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाए क्योंकि आप हमसे काम बहुत ले रहे हैं। आप जब इसके बारे में और समझेंगे तो आप जानेंगे कि आपको पोषण कार्यक्रम चलाना हो या जनसंख्या गणना, बहुत सारी चीजें होती हैं, या हेल्थ, जैसे आप कोरोना काल में देखो आंगनबाड़ियों ने बहुत काम किया, तो ऐसी सारी चीजों को आंगनबाड़ियों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। तो भी इसका सही जवाब क्या है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बी जवाब दिया था, वो सही कल है, ठीक है। आइए जानते हैं क्या है, यहाँ शुरू किया यह प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत, देखो भैया पोषण अभियान के तहत जो दिव्यांग जन है उनकी समावेशी देखभाल के लिए बनाया गया सामाजिक मॉडल है, जिसे चरणवार तरीके से लागू किया जाए, यानी इसे फेज वाइज लागू किया जाएगा जो ये आउटरीच कार्यक्रम है। और इसमें बेसिकली क्या होगा, पोषण, जो आपको पोषण देने की जरूरत है, मैंने आपको अभी बताया ये चीज, वही फिर देखिए। और खास करके क्या दिव्यांग जनों जो हैंडीकैप है उनके लिए जो है स्पेशली तौर पर ये चीजें पूरी डिजाइन की गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, ठीक है,
का नाम बदलकर क्या करने की योजना क्या निर्णय किया है। जैसे आपको पता है पहले जब आप आयुष्मान कार्ड लेकर जाते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कहा जाता था, लेकिन अब वहां पर जो आप जाएंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, आइए बताइए इसका सही जवाब क्या है ना। देखो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अगर जो भी 2 साल पेपर दिया होगा या 2-3 आयोग का पेपर देकर आया होगा, वो एक एक प्रश्न देखकर कहेगा कि हाँ पढ़ाने वाले ने दिमाग तो लगाया है। ऐसे ही प्रश्न आयोग पूछता है, ये फालतू के प्रश्न नहीं पूछता जो डेली डेली करते हैं। मैं खुद कहता हूँ डेली इतना, डेली अगर आप पढ़ भी रहे हो पढ़ो, मैं मना नहीं करूंगा। करंट अफेयर्स अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ो दैट्स इनफ। अगर आपका 1 घंटा से ज्यादा जा रहा है तो भैया छोड़ दो, आप बहुत गलत कर रहे हो अपनी अन्य तैयारियों के लिए। या दिन में 6-7 घंटे ज्यादा तुम पढ़ नहीं सकते हो अगर नॉर्मल बेस पे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी अगर तुम 2 घंटा दे रहे हो तो अन्य सब्जेक्ट का पढ़ोगे। अब सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन डेली वाइज बहुत जरूरी होता है, कहीं ना कहीं टच में रखा करो, वरना जो छोड़ोगे वो भूलने लगेगा। जीके जीएस की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जितने लोगों ने क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जवाब दिया, क्या भैया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो ए इसका अब उसे क्या जाना जाएगा भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखो इसकी टैग लाइन क्या होगी, आरोग्यम परम धनम। पूछ सकता है भैया, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न अचानक से पूछ लेता है, तो क्या होगा टैग लाइन, आरोग्यम परम धनम, ठीक है। देखो आपको पता है इसमें क्या होता है, जो गैर संचारी रोग होते हैं, सुधारात्मक देखभाल होता है, ओरल एवं ईएनटी देखभाल। देखो कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है आप जान लेना, वरना आपसे कथन में पूछेगा गलत मत करना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आपात की स्थिति और ट्रामा के केस में प्राथमिक देखभाल, यहां पर समझना प्राथमिक देखभाल जो है इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें निःशुल्क दवाई भी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अगर आपसे पूछेगा तो बिना इफ और बट के सीधे सपाट होकर के गोली चला देना, कह देना काम अपना हो गया, आगे बढ़ते, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल, जी भैया पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहां किया गया। अच्छा पोर्टेबल का मतलब समझते हो, पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे चीजें इतनी छोटी होंगी उसे तुम फैला करके कुछ बड़ा कर लो फिर बाद में फिर समेट लो। जैसे आजकल सोफा कम बेड जानते हो कि दिखने में सोफा लगेगा लेकिन उसे खींच लो तो बेड बन जाता है। तो पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि चीजें कम स्थान में अगर एडजस्ट करनी हो जाएंगी, अगर स्पेस मिलता है तो उसे हम बड़ा करके उस स्पेस के अनुसार उसे बड़ा करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया, ये देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोग को पता होगा। आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब, है हरियाणा के गुरुग्राम। तो भैया यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हरियाणा में आपके हुआ था, नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है। जहां पर क्या है पोर्टेबल अस्पताल, तो ये जो है विश्व का पहला है, ध्यान देना ये विश्व का पहला है, ऐसा इंडिया का नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है, ठीक है। यह एक मॉड्यूलर ट्रामा प्रबंधन और चिकित्सीय सहायता प्रणाली है जिसे शांति या युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में घायलों का इलाज करने हेतु तो तेजी से उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब एक अस्पताल जैसी संरचना बन जाएगी इसे इस पोर्टेबल के सहायता से, जहां पर जरूरी जैसे एक पूरा एरिया बन जाएगा और उसमें जो जरूरी चीजों का होना चाहिए अस्पताल के अंतर्गत वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखो क्या है इसमें एक दूसरे से अलग किया जा सकने वाला 72 मिनी क्यूब से बना है। क्यूब्स मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बैठते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा है उसमें 72 मिनी क्यूब्स बन सकते हैं, मतलब आप अलग टेबल रख दो, बेड रख दो, मशीनें रख दो, ऐसी सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। प्रत्येक आपातकालीन कार्रवाई और मानवीय सहायता प्रयास के लिए इसे विशेष स्टेशन के रूप में जो है काम किया जा सकेगा। मतलब आपातकाल हो गया, युद्ध हो गया, सब सारी चीजों में बहुत अच्छा काम करेगा। यह हल्का और पोर्टेबल है, इन्हें हवाई जहाज की सहायता से स्थलीय परिवहन द्वारा कहीं भी तेजी से भेजकर उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये हल्का बनाया गया है, ऐसा क्या होता है ना, एक स्थान दूसरे स्थान पर पोर्टेबल है, इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि यही रखना है। अब युद्ध पता लग रहा है कश्मीर में हो रहा तो यहां हमारे पास हो गया, क्या फायदा, वहां पहुंचा रहे तो हल्का है, तो उसके लिए भी चाहे आप स्थल द्वारा चाहे वायुयान दोनों द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। इसे भीष्म प्रोजेक्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है, इसे भीष्म प्रोजेक्ट तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो ये पूरी तरह से इंडिजिनली डिजाइंड है और भीष्म प्रोजेक्ट के तहत है। इसमें एक साथ कम से कम 200 घायलों का उपचार किया जा सकता है। मतलब एक साथ 200 घायलों का उपचार, सोचो कितना बड़ा काम ये कर सकेगा अगर कहीं युद्ध हो जाए ऐसी चीजों का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए।
लिए, क्योंकि विश्व का पहला ये बना हुआ है और इंडिया में ही बना, पूरी तरह से इंडिजिनली और भीष्म प्रोजेक्ट के तहत ये बना हुआ। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ा जाए। हो गया, समझ गए, था ना इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत कुल कितने, ठीक है, कुल कितने ट्रेन चलाने का लक्ष्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या है, बताओ, कुल कितने ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। दरअसल देखो, सरकार ने यह कहा है कि आने वाले समय में जो आपका क्या नाम है, जो आपका यहां पर क्या कह रहे हैं, बताइए सही जवाब बताओ भैया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, देखिए 35, तो यहां पर ये इसका सही जवाब क्या होगा, 35, जो इतने जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बारे में आगे बताते हैं। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको देखो, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ चलिए, हाँ सॉरी माफ करिएगा, थोड़ा सा यहां पर देखो क्या, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसमें कहा था भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, मैंने आपको बताया। इसके अलावा भारतीय रेलवे मौजूद डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपर्पस यूनिट्स में हाइड्रोजन यूनिट, ठीक है, इसके क्या है, ये जो है फ्यूल सेल रेट्रोफिटमेंट कर देगा, मतलब जो डीजल वाला है उसमें भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाला एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये बात यहां पर नहीं निकल के है, तो 35 में किया जाएगा, योजना की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, माफी चाहता हूं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका क्या होगा, किसने कृत्रिम एआई मॉडल का जो है अनावरण किया, देखिए बहुत न्यूज में भी है। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत ही आसान है, देखो न्यूज में रहा है, आइए बताते हैं। देखिए जो ये है, ये ओला ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ओला ने, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है आज भी मैं बताता हूं। ये दरअसल 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज मॉडल, इसे कहते हैं बिग लैंग्वेज मॉडल है ये। इसमें क्या होता है, ये 22 भाषाओं को समझ सकता है और लगभग 10 भाषाओं में कंटेंट तैयार करके दे सकता है। आजकल आप लोग एआई जानते हो ना, चैट जीपीटी सुने हो, ये चैट जीपीटी उदाहरण देखो, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी या गूगल का जो जेमिनी है, उसी की तर्ज पर ओला ने जो है आपको इसको विकसित किया है। ठीक है, फ्यूटम को, ठीक सॉरी कृत्रिम को, ये आप जाने रहना, ये भी काम कर रहा है इसमें। इसे इन्हें न्यूरल नेटवर्क्स भी, जो ये आजकल जो चैट जीपीटी जेमिनी आ रहे हैं, इन्हें न्यूरल नेटवर्क्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानव मस्तिष्क की तरह जो है कार्य करने वाले कंप्यूटिंग सिस्टम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सब समझने की जरूरत है। 3 नाम आपको समझ लेना, अगर आ जाए कि बेमेल को चुनिए, तो उनमें से अगर जेमिनी और चैट जीपीटी और उसके बाद क्या कृत्रिम एआई मॉडल ना देगा, तो आप समझ जाना ये सब क्या काम करते हैं, इनका क्या उपयोग हो रहा है। आपसे तो आज की डेट में इतना तो सुन ही लिए होगे, क्योंकि इतना तो आप लोग पिछड़े छात्र हो नहीं, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला सही जवाब। यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया, जिससे भारत में कुल सांस्कृतिक विरासत की संख्या हो गई है। चलिए बताइए कितनी हो गई, यही आपका जवाब है। अब भारत में कुल सांस्कृतिक विरासत की संख्या कितनी हो गई है, जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 20, 15, 11, 21, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो चलिए आइए देखते हैं यहां पर यूनेस्को ने किया है। तो जितने देखिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जो एक गठित एक अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई थी, जो कसाने या बोत्सवाना में हुई थी, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कहां बैठक हुई थी, ये 18वीं बैठक ही जो बोत्सवाना में हुई थी, और इसी में गरबा को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, कहां पर बैठक हुई थी, कौन सी बैठक थी जहां पर गरबा को शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आपका यहां से बन जाता है। और इसी के साथ भारत की 15वीं अमूर्त संस्कृति विरासत हो गई, कितनी भैया, 15वीं हो गई है। तो इसी प्रकार से 15 यहां पर देखो देखो यहां पर अमूर्त की बात हो रही है, इनटचेबल जो है उसकी बात हो रही है, तो 15वीं है, ठीक है। अब देखो ये गरबा होता क्या है, यह एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है, मतलब फोक डांस होता है, जो नवरात्रि के दौरान शक्ति के उपासना के लिए, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा सारी चीजें, ध्यान से पढ़ो, शक्ति के उपासना की होती है। और नवरात्रि के अवसर पर मिट्टी के घड़े, जी भैया, मिट्टी के घड़े में कई छेद किए जाते हैं, उसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है, मतलब मिट्टी के दिए घड़े में छेद कर दिया गया, दिया रख दिया गया, अब उसी को प्रज्वलित कर दिया जाता है, और इस दीपक को क्या, गर्भ दीप कहा जाता है, और इसके आसपास लोग गरबा करते हैं, ठीक है। और यह नृत्य देवी अम्बे मां के चित्र, कौन से, देवी अम्बे मां के चित्र के आसपास भी किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ लेता, बहुत छोटा सा प्रश्न, कि गरबा नृत्य में क्या होता है, गर्भ हो दीप पूछ लेता या देवी मां पूछ लेता, आप लोग जवाब दे पाते। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज जाते, क्योंकि कहते गरबा तो सुने हैं लेकिन ये क्या है। यही चीज है भैया, ये क्लास तुम्हें वही चीज बताती है जो तुम नहीं जानते हो, ठीक है। जो जरूरी होता बस वही बताती है, बताने को तो बहुत सारी चीजें, वो नहीं बताऊंगा। जो जरूरी है, जो जानना जरूरी है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वही सारी चीजें यहां बताई जाएंगी। यहां से कोई भी एक पॉइंट तुम ये नहीं कह सकते सर ये क्या है, तो पूछ ही नहीं सकता। यहाँ एक एक पॉइंट ऐसा है जहां से प्रश्न बन सकते हैं या जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े मुक्ताकाश वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा की शुरुआत किस नदी के तट पर हुई, बताइए किस नदी के तट पर हुई, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। एशिया के सबसे बड़े मुक्ताकाश, क्वालिटी सही नहीं थी क्या अभी तक, वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा की शुरुआत किस नदी के तट पर हुई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ध्यान समझिएगा। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, क्या कैसे क्यों, ठीक है, आइए जानते हैं। देखो, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह ओडिशा के कटक में, तो कहां पर, ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर आयोजित होती है। तो देखो ये क्या होगा भैया, महानदी क्या था, ये एशिया का सबसे बड़ा मुक्ताकाश वार्षिक व्यापार मेला, ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा होता है। तो कटक में ओडिशा के महानदी पर होता है, और कब, कार्तिक पूर्णिमा में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आओ समझो। यह मेला प्राचीन जो कलिंग साम्राज्य से शुरू होने वाली साहसिक समुद्री यात्राओं के गौरव को याद करने का अवसर होता है। इस अवसर पर लोग केले के थम जो तना होता और 16 से बनी छोटी नाव नजदीक के तालाबों और नदियों में तैराते हैं। तो समझ के क्या है, कैसे है, क्यों ये चीज होती है, क्यों ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, क्या इसमें होता है और क्या इसकी महत्वता है, ठीक है, फेमस क्यों है, ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा ना, क्या क्यों कैसे, जब तक दिमाग में हो तब तक ढूंढते रहो, लेकिन एक हद तक जो आपके आयोग पूछने की क्षमता, ज्यादा ढूंढ लोगे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी आपसे आयोग स्टेट लेवल में नहीं कराता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मेघालय के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला, चलो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब तो बहुत आम हो गया है, ये सब बहुत आम हो गया है आयोग द्वारा पूछे जाने की श्रेणी में, ठीक है। क्या है, 5, 4, 10, 8, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, 4 उत्पादों, जी भैया जितने लोग क्या मेघालय के 4 उत्पादों को जवाब दिया है वो सही कर ले। तो टोटल भैया कितने, मेघालय के 4 उत्पादों के यहां जीआई टैग मिला। आइए देखते हैं, पहला कौन सा है, लाका टोंक हल्दी। देखो इसकी फायदा क्या होती है, इसमें करक्यूमिन जिसकी वजह से पीला रंग होता है, इसकी उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो आपके कहा मेघालय में होता है। दूसरा क्या है, गारो दकमंदा, जो गारो जनजाति की पोशाक है। दूसरा क्या है, लारनाई मिट्टी के बर्तन, जरा से जो जैतिया हिल्स के जिले में काली मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बर्तन, ठीक है, क्या नाम है, लारनाई मिट्टी के बर्तन। और चौथा क्या है, गारो चुबूची, यानी कि गारो का पारंपरिक मादक पेय है जो चावल से बनता है, पेय पदार्थ है, मादक है भैया, नशा होता है लेकिन चावल से बनता है। अगर आप बता दें, ऐसे कहीं बात हो रही थी, कहने लगे कि नशा करना बुरा है,
तो किसी ने कहा अच्छा नशा करना बुरा क्यों है? कहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उसने कहा कि तुम खाना खाते हो? हाँ। कहा तुम फ्रूट्स खाते हो? कहा हाँ। कहा यार इन्हीं सबसे तो मादक पदार्थ बनते हैं, कुछ केमिकल्स यूज हो गए होंगे, अदरवाइज ज्यादातर जो वैसे देखा जाए तो इन्हीं सब के तो यूज से बनते हैं। आप देख लो जो ताड़ होता है वो पेड़ से निकलता है, ठीक है। और आपके गोवा में एक मिलता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी जो है पेड़ से कुछ फल से निकल करके बनाया जाता है। आप अंगूर देखो, वाइन होता है अंगूर से बनता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी इसी प्रकृति से ही है भैया, कुछ अलग नहीं है। बस वही चीज है ना कि आदमी उसका उपयोग कौन सही कर सकता है कौन गलत, उपयोग के ऊपर है, ठीक है। बाकी है तो अभी प्योर वेजिटेरियन। मादक पदार्थ भी देखा जाए तो 99% तो वेजिटेरियन ही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखक को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया? चलिए बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। मुझे ये प्रश्न से वो बात याद आ गई, उसने बहुत सही पूछा था, और जब मतलब मैं सुन रहा था मैंने कहा देखो इसकी बात में तो वास्तव में पूरी तरीके से दम है कि बनता तो वास्तव में फल भोजन इन्हीं सबसे, और वेजिटेरियन ही हम उसे मानते हैं, तो उसे अगर कोई थोड़ा थोड़ा ले रहा है और कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसे हम गलत भी कैसे कहें, क्यों? चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए नाम चारों आप लोग ध्यान से समझ लो तब बताओ मुझे। आइए देखते हैं कौन है। देखिए आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच, कौन है भैया? आयरलैंड के लेखक है पॉल लिंच। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होता है? पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार मिला। देखो इसको समझना, बहुत ध्यान समझना। देखो उनके 5वें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, क्या नाम है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला। यह पुरस्कार किसे मिलता है? किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए, या तो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्यिक रचना के लिए दिया था। मतलब क्या होता है इसकी शर्तें कि वो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हो और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो, इसकी जो है शर्तें होती है, ठीक है। वो चाहे किसी भी देश का, ऐसा नहीं देश कोई भी हो, लेकिन ये दो चीजें होनी चाहिए। बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को लिए दिया जाता है, जबकि जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, समझना, एक बुकर होता है एक अंतरराष्ट्रीय, वो अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तकों के लिए होता है। अंतरराष्ट्रीय वाला जो होता है, जो पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद की गई उसके लिए होता है, लेकिन जो पुस्तक ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखा गया उसके लिए बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है। भारत मूल के कुछ सम्मानित लेखक जिससे हो चुके हैं, 1971 में वी.एस. नायपाल, उसके बाद कौन है? सलमान रुश्दी, उसके बाद कौन है? अरुंधति रॉय, और उसके बाद कौन है? किरण देसाई, और उसके बाद कौन है? अरविंद एडिगा, ठीक है। तो ये सारे नाम आप जान लीजिए जो इनके पहले मतलब ये भारतीय मूल के हैं जो इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। बाकी पॉल लिंच तो आयरलैंड के ही हैं, लेकिन ये सब भारतीय मूल के हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में सत्य कथन क्या है? देखो ये प्रथम है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शुरुआत हुई है। अभी आप इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मेरा क्लास है तो डिटेल छोड़ूंगा नहीं, तो अभी आप जानेंगे। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या 1 2 3 सभी सत्य, 2 3 4 और कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आइए थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे फिर हम प्रश्नों का। देखिए ये जब जवाब में दिया करो तो आप लोग सोच लिया करो ना कि क्या सही होगा, फिर जब मैं बताया करो तो देखा करो कि तुम लोग क्या क्या गलती किए थे। इसीलिए मैं देखिए मैं पढ़ाने को वो क्या कहते हैं स्टैटिक मोड में ला सकता हूँ कि कथन के तौर पर नहीं, प्रश्न के तौर पर जब लाता हूं फिर कहता हूं प्रश्न के तौर पर जब लाता हूं तो क्या क्यों कैसे का जवाब ढूंढता हूं। जब तक इसे नहीं पढ़ोगे, इस तरह से आप नहीं पढ़ोगे, यकीन मानो आप बहुत मेहनत कर लो लेकिन कहीं ना कहीं जो इस स्टाइल से पढ़ने वाला को उससे पीछे रहोगे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग को प्रश्न नहीं मिलता है वो उस चीज को सुनता नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो तो बताइए यहां पर सही जवाब क्या होगा, ये देखते हैं। सभी कथन सत्य हैं भैया, यानी कि इसके जितने के जितने कथन थे 20 सारे के सारे सत्य हैं, ठीक है। तो आयोजन दिल्ली में हुआ, 7 थे, शुभंकर उज्जवल यानी गौरव था, इसमें सीधा था हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत ये नई खेल स्पर्धा यानी खेलो इंडिया पहल शुरू की थी। इसमें खेलो इंडिया के तहत यूथ गेम्स,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल है। तो ये 1 2 3 के बाद चौथा नया आ गया क्या, जो दिव्यांगों के लिए, ठीक है, जो पैरा है। खेलो इंडिया नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत इनका आयोजन होता है। देखो 2017 से में जो है खेलो इंडिया की शुरुआत होती है, ये पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टेट पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। मतलब इन सबको मिला करके, यूनिवर्सिटी वाला, विंटर वाला, यूथ वाला, अलग अलग मिला करके कुल 11 अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए। देखो यार, क्लास अगर अच्छी लग रही हो ना, तो आप चुपचाप जो है तुम पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे देखो। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो क्लास देखने वालों में से आज भी मोर देन 70%, जी भैया, मोर देन 70% ऐसे हैं जो क्लास देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूं, जब आपको चीजें अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब करने से क्यों डरते हो यार। जो चीजें मैं देता हूं ना, इसी के लिए तुम किताब से मैं बाजार में जा करके 50 रुपए 80 रुपए का मैगजीन खरीदोगे, सबसे सस्ती चीज बता रहा हूं। नहीं तो कोई चैनल से तुम जा करके क्या सब्सक्रिप्शन पैक लोगे, या फिर किसी चैनल कहीं से जा करके तुम दिमाग लगाओगे, ये करे वो करे, तुम्हारा समय जाएगा। इन सारी चीजों को फ्री में आपका समय बचा के, आपका पैसा बचा के मैं ले करके देता हूँ, तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। मतलब तुम खुद सोचो, मतलब आप कितनी मेहनत को मैं इतना कम कर देता हूं, तो उसके लिए मैं छोटा सा सब्सक्राइब लाइक मांगता हूं, भी आप नहीं देते। कमेंट करके जो भी आपका सुझाव, मैं हमेशा कहता हूं आपका सुझाव बताइए, क्या करने की जरूरत है, वो चीज मैं बिल्कुल सुनता हूं। मैं तो कहता हूं आप अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, क्योंकि आपकी हर बात आपकी जरूरत होगी, वो जरूरत पूरा करना मेरा काम होगा। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं क्या। तो दोनों, तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब का ए और बी दोनों जवाब दिया, उस सही कर, यानी कि डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अव्वाद जितने लोगों ने जवाब दिया उस सही कर। देखिए इनको मिला क्या था, इन दोनों को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान जो अहिंसात्मक समाधान निकालने के लिए इजराइल और अरब जगत के युवाओं को और आम लोगों को एक साथ लाने का जो प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इन्हें क्या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1986 से हर साल यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र 25 लाख रुपए इस अवार्ड के अंतर्गत दिए जाते हैं, भी इंपॉर्टेंट है 1986 से। और क्यों मिला है जान गए, किन्हें मिला है जान गए, समझ गए, क्लियर। इससे अलावा आपसे चिल बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार प्रदान किया। चलो बताओ, ये चारों में से आपको समझ गए होंगे कि जो है इंडिया के ही किसी राज्य को मिला है। ठीक है, ये तो हो गया। अब किसको मिला ये देखने की बात है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बेंगलुरु। जी भैया देखो, बेंगलुरु जो आप यहां पर देख रहे हो, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु है। वहां पर एक एयरपोर्ट बना है, कैपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वो बहुत ही इंटीरियर डिजाइन की वजह से, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग इतनी लाजवाब है कि उसको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, ओके। यूनेस्को 2015 से प्रतिवर्ष जो है इस पुरस्कार को प्रदान कर रहा है। ठीक है, जिस पुरस्कार का नाम क्या है भैया, यहां पर प्रिक्स वर्साय पुरस्कार। क्या नाम है, प्रिक्स वर्साय पुरस्कार है। ठीक है, जो यूनेस्को द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, ये देखो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल किया गया, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी आ जाता है वो क्या, वो खूब, मतलब वो हवाई अड्डा खूबसूरत हवाई अड्डा होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग हर चीजें बहुत अच्छी होती हैं। अभी हाल ही में यहाँ बरसात हुई थी, इसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी, लेकिन इन सबके बावजूद हटके वो खूबसूरत तो बहुत है। जो एक बार जाता है केवल इंटीरियर डिजाइनिंग देखता रह जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैसा पोर्टल का संबंध किससे, बताइए, पैसा पोर्टल का संबंध किससे। बहुत इजी प्रश्न है, देखते कितने लोग सही कर पाते हो। पैसा पोर्टल का संबंध किससे है, जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग से, केंद्रीय बजट के मूल्यांकन से, विभिन्न विभागों के मूल्यांकन से, नागरिकों के बचत खाता के सुरक्षित उपायों से। तो बताइए भैया, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आवास और शहरी कार्य मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स, देखो जो स्ट्रीट वेंडर्स किसे कहते हैं, जो आप लोग ठेला वाला नहीं लगाते, आप लोग गलियों में जाते सब्जी खरीदने या कुछ चीजें ठेले बेचते, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। उस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वयन की धीमी गति का उल्लेख किया और इस दौरान एक संशोधित
पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि, ध्यान समझना, मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की। तो यानी कि क्या हो रहा है, पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम निधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये भैया क्या हो जाएगा यहां पर, तो इसका सही जवाब क्या है, क्या नाम है, हाँ इसका सही जवाब हो जाएगा आपके, हाँ विभिन्न विभागों के मूल्यांकन से। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो जैसे ये जो काम हो रहे हैं पैसा पोर्टल डैशबोर्ड या फिर तो ये विभिन्न तरह की योजनाएं दरअसल इनके लिए चलाई जा रही हैं, उनका मूल्यांकन करेगा ये ना, क्योंकि इस तरह के कामों को देखने के लिए। अब देखो, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये फुल फॉर्म है आपके पैसे का। ठीक है, जो पैसा आप देख रहे हो लिखा है पैसे का फुल फॉर्म ये है, जान लेना। देखो, पीएम सम्मान स्वनिधि, स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के तहत पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीयकृत मंच प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। और भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की अगर सबसे अधिक संख्या कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, जो करीब 8.5 लाख है। कितने, 8.5 लाख है। वैसे मुझे लग रहा है मैंने आपको यहां पर इसका जवाब गलत बता दिया है, इसका जवाब होगा ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग से, ना कि सी। ठीक है, तो इसका सही जवाब सी होगा, ए होगा, ना कि सी। तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है माय डियर, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, यहां पर अगर मैंने सी बताया तो उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो यहां पर ए इसका सही जवाब है। क्लियर, चलो ये भी समझ गए कि अधिनियम क्या, कैसे, कितने, कहां है, किस प्रकार से क्या चीजें। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत परियोजनाओं को प्रस्तावित करके उन्हें ट्रैक कर रहे, ट्रैक मतलब होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और देखभाल करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ई ट्रैक, ई साक्षी, ई रिकॉर्ड, ई वॉच। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत पूछता है यार आप लोगों में, मतलब अगर मैं बताऊं तो ऐसे पोर्टल के, एप्लीकेशन के स्टेट मतलब जो स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं, दो एक आध प्रश्न मतलब फिक्स होता है कि पूछ ही लेता है। इतना मैंने अक्सर देखा, यूपी का हो गया, एमपी का हो गया, यहाँ पर तो मैंने देखा हुआ है। ठीक है, कि अक्सर पूछ लेता है। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस योजना के तहत ई साक्षी, तो यहां पर नाम क्या होगा भैया, ई साक्षी। जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ई साक्षी जवाब दिया है वो सही के लिए। ठीक है, ई साक्षी प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। इसमें देखो क्या, यह एक केंद्रीय छत्रक की योजना जो 1993 में शुरू की गई थी। कौन सी भैया, इसकी बात कर रहा है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसकी बात हो रही है। ठीक है, समझना ध्यान से, ये 1993 में शुरू की गई थी। इसमें देखो क्या था, संसद सदस्य प्रतिवर्ष इस योजना की निधि का कम से कम 15%, ठीक है, अनुसूचित जाति जो आबादी वाला क्षेत्र होगा, और 7.5% अनुसूचित जनजाति, 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति वाली आबादी वाले क्षेत्र में उसे खर्च करना ही है। ठीक है, इसमें प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं, जो 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में, यानी कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ और 2.5 करोड़ 6 महीने पे आता है। और यह जो राशि होती है लैप्स नहीं होती है, मतलब ये राशि अगर जिस एमपी के फंड में आ गई, ऐसा नहीं कि ये 1 साल खत्म तो लैप्स नहीं, ये आगे और जुड़ जाती है। यानी 5 साल में से 25 करोड़ मिलता है, उसे 25 करोड़ अपने 5 साल कार्यकाल में अपने क्षेत्र में खर्च करने की पूरी छूट होती है। ठीक है, लेकिन नियम यह है कि 15% 7.5% आपको ध्यान देना है। चलो भैया, गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हर प्रश्न इसका इंपॉर्टेंट है, मतलब इसलिए मैं इसको अवॉइड करता हूं बोलने से, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रही हूं, मैं क्रीम छाट के ला रहा हूं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, हर प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है अपनी एक नजरिए से। ठीक है, और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, इसके बाद मैं आखिरी प्रश्न करा के खत्म करता हूं, क्योंकि डेली मतलब पढ़ते रहो, कहता नहीं हो, छाट के लाता हूं। आप लोग पता है जितने प्रश्न में करा रहा हूं, अगर आप लोग इसका सही जवाब दे रहे हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा डेली मत पढ़ो, डेली 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो फिर बता देना अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा दे रहे हो तो प्लीज समय को मैनेज करना सीखो, सब्जेक्ट्स पे, जीएस पे ज्यादा फोकस करो। करंट अफेयर्स तुम्हें जरूरी है, पढ़ो। मैं इसीलिए ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो तुम्हारे काम है। मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता हूं कि खाना पूर्ति करने नहीं आता हूं मैं। आप लोग समझिए ना समझिए, मैं कभी खाना पूर्ति करके कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। जो भी आज तक सब्जेक्ट पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, अच्छे समझा के पढ़ाया है, कि अगर आपके पास किताब नहीं उठाए, पहली बार पढ़ने आए हो, तो भी आपको नहीं लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उसे आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है,
समझना। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में, कहा भैया, युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया, सही कर ले। अब देखो ऐसा प्रश्न अगर तुम सही नहीं कर पा रहे तो यानी तुम रोज 1 घंटा पढ़ भी रहे हो ना, तो कोई बहुत खास फायदा है नहीं, क्योंकि तुम बस टाइम पास कर रहे हो अगर ये सब प्रश्न भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। बहुत पुराना नहीं है भैया, अभी मुश्किल से 2 महीना 2.5 महीना पुराना है, ठीक है। इसका थीम क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि। क्या थीम था, साझा समृद्धि सहयोग के लिए सहयोग में वृद्धि। इस शिखर सम्मेलन में कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया। क्या, कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया है, जिसमें सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 और अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा, इसे 4A कहते हैं। अगर 4A पूछ ले क्या है तो जान लेना, अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा, जो आपके 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान जो गुट निरपेक्ष का था उसी दौरान ये पास हुआ था, ठीक है। इसमें यह हुआ कि हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे, और साउथ सूडान इसका नया सदस्य बना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका 121वां सदस्य बना। तो सोचो कितने सारे प्रश्न इससे यहीं से बन सकते हैं, बताओ, 2 से 3 प्रश्न तो यहीं से बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, यहां जितनी क्लास लेकर आता हूं ना, सब पढ़ो, मन से पढ़ो, और बस चीटिंग मत करो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ अगर नहीं पता है, रिवीजन जरूर करो। मैं बार बार कहता हूं रिवीजन जरूर करो, ठीक है। इसीलिए मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि 6 पॉइंट पर मैंने चर्चा की हुई, कि वो 6 पॉइंट अगर कोई भी छात्र कर ले, वो 6 पॉइंट, मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम उसके लिए 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स 1 to 2 ईयर्स कोई भी एग्जाम होगा, अगर वो 6 पॉइंट बस 1 से 2 साल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कितने लोग 2 महीने में थक जाते हैं। बात है तुम्हारे सपने ऊंचे हैं, लेकिन मेहनत करने की क्षमता नहीं है। तुम 2 साल बदतमीजियां कर करके 4 साल गवा दोगे, लेकिन 2 साल सही से आजमा करके खुद को कहीं स्थापित करने में तुम्हें शर्म आती, क्योंकि तुम्हें लगता है अगला यार देखो घूमने गया, मैंने गया। छोड़ दो, 2 साल मत घूमो, उसके बाद तुम उससे अच्छी जगह घूमोगे, ये मान लो। चलो भाई, आज का आखिरी प्रश्न, और इसके साथ आज की क्लास खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 115वां है कि 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक, कौन सी 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में सत्य कथन क्या है, बताइए। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, आपको इन्हीं तीनों में से बताना है कि क्या है इसका सही जवाब। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ। केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2, या फिर सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया, आज का आखिरी प्रश्न। तो जितने लोगों ने यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, आइए पहले ध्यान से पढ़ते हैं। तो नेपाल की 7वीं बैठक काठमांडू में जो है आयोजित की गई। ये देखो, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और 7वीं बैठक काठमांडू में हुई, ठीक है। तो इसकी 7वीं बैठक काठमांडू में आयोजित हुई थी, यानी कि पहला कथन सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आदान प्रदान। आइए देखते हैं, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। तो यहां पर क्या 10,000 मेगावाट, ये भी बात सही हो गया, दूसरा कथन भी सही। आइए देखते तीसरा सही है कि नहीं। भारत का इसरो अपने उपध्रुवीय प्रक्षेपण यानी PSLV से नेपाल के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। अब देखो, यहां से एक पॉइंट बन सकता है कि मुनाल उपग्रह किस देश का है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि ये नेपाल का, ठीक है, नेपाल का है, जो इसरो की सहायता से किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यानी कि क्या है, मुनाल हो जाएगा। तो भारत अमेरिका की सहायता से मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। भारत इसरो अपना खुद करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी इसका सही जवाब क्या, बी हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट जानते हैं, इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, जून 2023 में, यानी कि जो बीता साल है, पारगमन की संशोधित संधि पर हस्ताक्षर होने से नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्रदान हो जाएगी। देखो, ये मैंने पॉइंट क्यों ऐड किया, पुराना है, लेकिन प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो आपका क्या नाम, हस्ताक्षर जो हुआ था पारगमन की संशोधित संधि से, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़ा हुआ है नेपाल जो है, भारत का जो अंतर्देशीय जल मार्ग है
उस पर जो है यूज करने की छूट, उसके अंतर्गत उसे वो भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों का भी उपयोग कर सकेगा इस संधि के उपरांत। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को अतिरिक्त ऐड किया कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं यहां मैं आपको पढ़ाने नहीं सिखाने आता हूं, और सपने जो आप देखें उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं यहां पर आता हूं। तो रोज सुबह 10 बजे भैया आपसे जरूर मेरी मुलाकात होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फिर कहता हूं सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और ऐसी हर क्लासेज होती है, हर सब्जेक्ट वाइज क्लासेज होती है, आप लोग यही चैनल पे पाएंगे। क्योंकि आप लोग जो हजारों रुपया खर्चा करके इतना समय लगाते हो, वो फ्री में आपका समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर आपसे रोज मिलता हूँ। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा, फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 10 बजे अपने प्रैक्टिस क्लास के पेपर में, क्योंकि हर संडे ही केवल करंट अफेयर्स क्लास होती है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। फिर मिलूंगा अगली बार, तो कल जो है आपसे किस चीज की क्लास होगी, प्रैक्टिस पेपर क्लास। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।